तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा डे 15 ऑफ ऑडिट सेशंस एंड इसमें हम कवर करने वाले हैं 700 और 705। हाँ, दोनों थोड़े से बड़े हैं दोनों एसेज, पर हाँ, दोनों लिंकिंग है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है ताकि एक ही दिन में आप दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ और अच्छे से रिवीजन कर सको। ओके। 700 पे सिर्फ फॉर्म बताना होता है और जो 705 में है उसके रिलेटेड मॉडिफिकेशन की बात करता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 700 की बात करते हैं, पहले फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कोप है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्न्स फ्रॉम एंड गवर्न्स फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। यानी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड जो भी ओपिनियन है उसको उसका उस कंटेंट को प्रॉपर रिपोर्ट बना के रखे। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्म ओपिनियन, टू एक्सप्रेस क्लियरली। लाइक मतलब कि एक प्रॉपर ओपिनियन बना देना और एक क्लियर ओपिनियन देना। सिर्फ ओपिनियन ही नहीं दे, क्लियर ओपिनियन देना कि हाँ, इस कंपनी में सही चीज हो रही है या गलत चीज। ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। स्कोप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, उस पर ओपिनियन देना। और ऑब्जेक्टिव भी, और मतलब स्कोप और ऑब्जेक्टिव मोस्टली दोनों में सेम ही रहते हैं। ओके, टू इवैल्यूएट फेस वेडिंग एविडेंस, हैज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट आउटकम्स टू बी ऑब्टेन। क्या हमने जो एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है? आर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअल और इन एग्रीगेट, या कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बची है इंडिविजुअली या एग्रीगेट में, तो वो भी बताना पड़ेगा। यानी कि देखो, अगर कोई भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट बची है तो उसको चेक करो कि उससे रिलेटेड जो एविडेंस आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ओके, क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन, 4 क्वालिटीज बताइए। सबसे पहले पॉलिसीज, जो भी एप्लीकेबल पॉलिसीज है उसके हिसाब से चेक करना होगा। एस्टिमेट्स लगाने होंगे, यानी कि देखो मैं पता करना होगा कि जो मैनेजमेंट है उसने एस्टिमेट कैसे लगाए हैं, किस तरीके के अकाउंटिंग एस्टिमेट यूज करे हैं। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एज स्टेटमेंट इन एप्रोप्रिएट, या जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो करेक्ट है कि नहीं, उसको किस तरीके से यूज किया गया है उसको भी चेक करना। एंड प्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं। सिंपल 4 क्या है क्वालिटीज। सबसे पहला पॉलिसीज, यानी कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसकी पॉलिसीज को फॉलो किया है कि नहीं। अगर कहीं एस्टिमेट्स लगते हैं तो वहाँ एस्टिमेट्स प्रॉपर है कि नहीं। टर्मिनोलॉजी जो भी यूज होनी थी वो प्रॉपर है कि नहीं, और जो फाइनल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, ठीक है, ये होगा क्वालिटी इवैल्यूएशन। देन उसके बाद आता है डिसीजन मैट्रिक्स, यानी कि फॉर्म ऑफ ओपिनियन। दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि एफआरएफ के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है बिल्कुल ही मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें गलती नहीं हो सकती। एज अ रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं हम। तो उस केस में अनमॉडिफाइड आता है। मॉडिफाइड के केस में दो ऑप्शन है, एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, या तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी कि मटेरियल मिसस्टेटेड है, या फिर जो मटेरियल है उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ओके, डिटेल में आगे रीड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। ठीक है, इस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट हमें रेडी करनी होती है। सबसे पहला, जब ऑडिट रिपोर्ट रेडी करते हैं तो सबसे ऊपर आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। देन उसके बाद किसने के लिए कर रहे हैं, यानी कि उस कंपनी का नाम या उसके मेंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एड्रेसीज। देन उसके बाद ओपिनियन सेक्शन, जिसमें हम एंटिटी का नाम बताते हैं। स्टेट ऑफ ऑडिट, यानी कि हमने रिव्यू करा है या कंप्लीट ऑडिट करा है वो बताते हैं। क्या क्या चीजें चेक करी है उसमें, टाइटल ऑफ बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लोज वगैरह उसके बारे में मेंशन करते हैं। रिफर्ड नोट्स, यानी कि जो भी नोट्स जो अकाउंट्स वगैरह है वो भी मेंशन करते हैं। एंड देन स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि जो पीरियड जिस पीरियड के लिए यूज हुआ है ना वो भी हम उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, ये आता है ओपिनियन सेक्शन में कि ये सारी चीजें बतानी होती हैं। एंटिटी का नाम, स्टेट,
देन आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स, यानी क्या क्या चीजें हमने चेक की है, रेफर्स नोट यानी नोट टू अकाउंट्स, और स्पेसिफिक पीरियड, कौन से पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने चेक किए हैं। देन उसका बाद आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो हम ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं ना, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। उसके लिए हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, यानी किसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सफिशिएंसीज और एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, इन सब के बारे, लेकिन मतलब सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सफिशिएंसी और एथिक्स होते हैं ना, उसको यहाँ हम मेंशन करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से किस बेसिस पे क्रिएट की जा रही है। स्पेशल रिपोर्टिंग सेक्शंस, कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग सेक्शन हैं जिसमें आते हैं गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, और कुछ अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इसमें देखो अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है और उसके रिलेटेड हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट सेक्शन देते हैं ऑडिट रिपोर्ट में और उसको मेंशन करते हैं। ऐसे ही की ऑडिट मैटर और कुछ और इंफॉर्मेशन होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट सेक्शन बना के देते हैं कि हाँ, इससे रिलेटेड कोई मैटर है, इसको यहाँ मेंशन करो स्पेसिफिक, लाइक मतलब जो ओपिनियन दोगे आप वो तो रहेगा ही, लेकिन उससे रिलेटेड एक सेपरेट बता दो कि हाँ, यहाँ पे गोइंग इस फर्म में या एंटिटी में गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ लिख मेंशन है, ये ऐसे ऐसे है, इसके लिए डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ से रेफर कर लो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट में रिपोर्ट दे दिया जाता है कि यार ये चीज इसमें कंपनी में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एक सेक्शन आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें मेंशन होता है कि क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं, और क्या वो डिस्क्लोजर्स वगैरह जो है प्रॉपर किए कि नहीं, लाइक मतलब इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, लाइक प्रिपरेशन एंड कंट्रोल्स एंड देन असेसमेंट्स जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके बारे में बात करता है। देन आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल समझ लो, सारे एसेस की बात करता है, यानी कि ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, एड्रेस द मिसस्टेटमेंट्स, इशू ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि जो पीरियड वगैरह ऑलमोस्ट हर एसेस के पॉइंट्स इसमें आते हैं, इसमें शॉर्ट में दिया है, ठीक है, लेकिन अगर अगर डिटेल में लिखना हो, तो अलग अलग एसेस के कुछ कुछ पॉइंट्स रेफर कर सकते हो, तो वो आपका ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन बन जाता है। ओके, डिटेल टास्क की बताएगी, प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिसिज्म्स, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड बात करता है, पॉलिसीज के बारे में लिखी होती हैं, गोइंग कंसर्न, डिटेल टास्क, यानी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन को चेक करता है, एंड आइडेंटिफाई करता है रिस्क, यानी कि मतलब वही चीज है कि एक मतलब ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटरनल कंट्रोल चेक करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना, पॉलिसीज चेक करना, गोइंग कंसर्न प्रेजेंटेशन और रिस्क को आइडेंटिफाई करना, तो ऑडिटर के काम ही लिख रखे हैं यहाँ पे। ओके, देन उसका प्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन कहाँ आ सकती है, सबसे पहले विद इन अ बॉडी ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, अगर जो ऑडिटर रिपोर्ट आप बना रहे हो उसके अंदर या तो आ जाए, देन उसके बाद या तो अपेंडिक्स, आप लास्ट में अपेंडिक्स डाल दो, उसके अंदर ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन आ जाए कि रिफर कर लो कि यहाँ यहाँ मेंशन कर रखा है, या फिर एक कोई वेबसाइट पे अगर पूरी मेंशन है तो उसका लिंक आप मेंशन कर सकते हो, यानी कि जो बॉडी में आएगा वो तो आएगा ही, एक सेपरेट अपेंडिक्स रेडी कर दो जहाँ से रिफर करा जाए कि रिपोर्ट के इस पेज नंबर पे जो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है, या फिर वेबसाइट मेंशन कर दो कि जहां से हम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रीड कर सकते हैं, तो इसलिए हर के लिए सेम ही होता है, तो इसलिए ज्यादा बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, थिंग्स मोस्टली सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इफ द ऑडिटर एड्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड द एसेस, यानी एसेस के हिसाब अलावा कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक मतलब रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि लीगल जो हर क्या होता है, हर कंट्री का एक अपना लॉ है और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड भी है, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह के एसेस का जब स्टार्टिंग होता है तो एसएस का नहीं, एएस का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो उसमें पता उसमें बताया गया होगा कि हर कंपनी, हर कई बार हर कंट्री एक अपना एएस होता है, लाइक हमारी कंपनी, हमारे इंडिया का इंड एएस है जो फाइनल में है, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारे इंडिया का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, यानी कि अगर ग्लोबली कोई इंटरनेशनल कंपनी होगी, उसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसे इंड एएस को फॉलो करना होगा, जिससे क्या है कि उसका
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनेगा जो पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट का कोई भी बंदा इजीली समझ सकता है। और एक नॉर्मल एएस होता है तो हमारा इंडिविजुअली लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनता है। ठीक है, अब मान लो कोई स्पेशल एक्ट कंपनी है, अब वो दो स्टैंडर्ड फॉलो करती है, एक तो लॉ मतलब एक तो लॉ के हिसाब से तो बनाती है कि उसका एक स्पेशल एक्ट है, एंड देन उसके बाद उसको एएस भी फॉलो करना होता है। तो जो स्पेशल एक्ट है ना उसके हिसाब से अगर कहीं कभी कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं लगती, लेकिन अगर कहीं लगती है तो उसका एक सेपरेट सेक्शन बना के उस पर सेपरेट ओपिनियन देना पड़ता है। और अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उस केस में फिर वो सेक्शन आता ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में तभी आएगा जब लॉ स्पेसिफिकली कुछ मेंशन करता है, अदरवाइज नहीं आएगा। एंड देन लास्ट, साइन ऑफ पर्सनल, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्लेस और डेट मेंशन होता है ऑडिटर का। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा 700 ऐसे 700 जिसमें रिपोर्ट की ऑडिटर रिपोर्ट की बात की गई है कि क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, और ठीक है, ये ऐसे हमारा 700 कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं 705 पे। ठीक है, 705 बात कर रहा है सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्डर। यानी कि जब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फॉर्म ऑफ ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन दो तरीके के होते हैं, अनमॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड तो सिंपल है, कोई रीजन ही नहीं है मॉडिफिकेशन करने का या कोई गलत ओपिनियन देने का, लाइक गलत हम बोले तो कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखी हमें, इसलिए हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन मॉडिफाइड का थोड़े और डिटेल में पढ़ेंगे हम ऐसे 705 में। तो चलिए शुरू करते हैं। 705 का ऑर्डर फॉर्म ओपिनियन अंडर 700 के अंदर जो फॉर्म ओपिनियन फॉर्म करा है उसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो मटेरियल मिसस्टेटेड है या तो फिर वो उसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस नहीं है। यानी मटेरियल मिसस्टेटेड है या सफिशिएंसी नहीं है उसकी एविडेंस की। तो सेम वही है कि मैटर टू मॉडिफिकेशन। ठीक है, अगर ये दोनों मिलता है तो इस केस में हमें ओपिनियन को मॉडिफाई करना होगा, या तो हमें मटेरियल मिसस्टेटेड मिलते हैं, स्टेटमेंट्स मिलते हैं, या फिर सफिशिएंसी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है। तो उस केस में क्या करना होता है, मटेरियली अनपरवेसिव एंड मटेरियल बट नॉट परवेसिव। देखो परवेसिव मतलब क्या होता है, परवेसिव मतलब अगर इसमें मेंशन होगा तो पता नहीं क्या होगा, चलो मैं ऐसे बता दूं। परवेसिव मतलब होता है कि सिंपल अगर कहा जाए कि कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट्स जो मटेरियल भी है, यानी कि इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ अगर वो गलती निकली ना, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैक्सिमम पार्ट को कवर करेगी। यानी कि मान लो एसेट्स है, एसेट्स में एक फिक्स एसेट दिख रही है जो पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू का 80% है, तो यानी कि वो मैक्सिमम बहुत हाई वैल्यू आइटम है। तो उस केस में अगर ये मटेरियल निकला ना तो ये परवेसिव भी है, यानी कि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर देगी, तो होता है परवेसिव। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या करता है, क्या अगर मटेरियल और परवेसिव दोनों है, यानी कि फंडामेंटल इशू इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एसेंशियल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, आइसोलेटेड इशू सिग्निफिकेंट बट डज नॉट ओवरशैडो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। हाँ, मटेरियल या मटेरियल नॉट परवेसिव का सिंपल समझ लो कि इम्पोर्टेंट तो है पर इतना नहीं है कि वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही इफेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड इशू होता है और वो फंडामेंटल इशू होता है। ओके, तो ये दोनों से अगर हम देखा जाए, ठीक है, सबसे पहले मटेरियल में स्टेटमेंट्स होती है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या फिर सफिशिएंसी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ओके, और अगर वो परवेसिव होता है मटेरियल बट नॉट परवेसिव होता है, सॉरी, सिंपल समझ लो अगर नॉट परवेसिव है तो मोस्टली केस में क्वालिफाइड ओपिनियन ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर वो परवेसिव होता है, मटेरियल एंड परवेसिव रहता है विथ, और उसमें स्टेटमेंट मिली है तो वो एडवर्स बनेगा, लेकिन अगर एविडेंस ही नहीं मिला तो डिस्क्लेमर बनेगा। ठीक है, मिसस्टेटेड मतलब कि अगर एडवर्स क्यों आया, देखो सिंपल समझाऊं तो एडवर्स आता है कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया है ना वो मटीरियली मिसस्टेटेड है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन उसके अलावा जो भी है ना वो सब सही है और उसके रिलेटेड हमारे पास एविडेंस भी है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे एडवर्स आता है, लेकिन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्बिट्रेट एविडेंस ही नहीं मिला, यानी कि अगर जो चीज जब हमें सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं मिला तो हम किसी चीज का ओपिनियन ही नहीं दे सकते, और जब किसी चीज पे ओपिनियन नहीं दे सकते
तो उसमें हम डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि यार हम इस कंपनी का ऑडिट नहीं करेंगे, ओके, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो उस केस में वो डिस्क्लेमर हो जाता है। ओके, सिंपल, ये टेबल याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे क्या है, इजीली आप लोग एडवर्स और क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर कहाँ कहाँ आता है वो समझ जाओगे। ओके, व्हेन इज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, द एक्सेप्ट फोर, यानी कि इसके अलावा एक्सेप्ट फोर अदर चीजें जो है बिल्कुल करेक्ट है। जैसे सिनेरियो वन क्या, मटेरियल स्टेटमेंट बट नॉट परवेसिव एंड इनएबिलिटी नॉट परवेसिव, की रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर, यानी कि ये देखो की इंसाइट है, एक्सेप्ट फॉर दिस स्पेसिफिक मैटर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरा देखा जाओ देखो तो वो पूरा करेक्ट है, लेकिन जो ये वाला मैटर है ना कि लाइक मतलब सिंपल समझ लो कि एक एसेट्स है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्ट फॉर दिस एसेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जो भी स्टेटमेंट निकलती है, क्या उससे रिलेटेड एविडेंस नहीं मिला तो उसके लिए मेंशन कर देंगे कि वो नहीं है, अदरवाइज पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एडवर्स की बात की जाए, adverse the fail grade, the financial statement do not prevent a true and fair view, error fundamental and pervasive, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी है ना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी मिसस्टेटमेंट्स है, इसके रिलेटेड हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, ठीक है, ठीक, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कंपनी के जो भी मिसस्टेटमेंट है वो ऑडिटर्स को पता चल गया, लेकिन जब वो पब्लिश होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उस केस में जो मेंबर्स होंगे उनको भी दिख जाएगा कि हाँ इस कंपनी में बहुत सारी मिसस्टेटमेंट्स है जो अनकरेक्टेड रह गई, या फिर बहुत सारे एरर्स हैं या फ्रॉड्स के मेंशन किए गए हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एडवर्स हो गया। एंड डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर सिंपल है, द साइलेंस, यानी कि डिस्क्लेमर को कहा जाता है द साइलेंस, यानी कि यहाँ पे ऑडिटर बिल्कुल चुप हो जाता है, कहते हैं यहाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ओपिनियंस दे ही नहीं सकता। ऑडिटर कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन एट ऑल बिकॉज मिसिंग इंफॉर्मेशन इज टू सिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिली ही नहीं है हमें, तो हम ओपिनियन कैसे दें। ओके, लिमिटेशन एंड इम्पोज बाय मैनेजमेंट, ठीक, ये 3 पॉइंट्स है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अगर 7 5 से क्वेश्चन आया, क्या एमसीक्यू तो पक्का ही आएगा, एक ना एक इनमें से आएगा। ओके, लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगाता है तो क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है आफ्टर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि जब एंगेजमेंट होता है ना, एंगेजमेंट लेटर रेडी होता है, तो उस केस में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया जाता है कि यार कोई भी मैनेजमेंट कभी भी ऑर्डर पे कोई किसी भी तरीके का लिमिटेशन नहीं लगाएगा, जो ऑर्डर को रिपोर्ट चाहिए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, वो सब वो मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद भी लिमिटेशन लगाता है, तो पहले मैनेजमेंट को बोलो लिमिटेशन हटाओ। अगर मैनेजमेंट क्या है लिमिटेशन रिफ्यूज कर देता है, तो कम्युनिकेट करो और परफॉर्म करो अल्टरनेटिव प्रोसीजर, और अगर हटा देता है तो सिंपल अपना काम कर लो जो भी उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देगा तो उस रिलेटेड कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी के साथ, उनसे बात करो, अगर वो भी नहीं मानते हैं देन अगर कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई होता है तो वो अप्लाई कर दो। इफ मैनेजमेंट refuses to remove the limitation, the auditor must escalate to TCWG and attempt to find evidence through other means. Okay, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर फेल, स्टेप 2 क्या है, अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है तो वो भी फेल हो जाता है, तो उस केस में अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड, एंड मटेरियल एंड परवेसिव है तो विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट और इशू डिस्क्लेमर, जो भी आपका सही रहता है वो दे सकते हो। ओके, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन डिस्क्लेमिंग, अगर जब वो डिस्क्लेमर दे रहा है ना तो द ऑडिटर मस्ट स्टेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करेगा कि उसने ऐसे इसके हिसाब से ऑडिट किया था। अनेबल स्टेटमेंट, द अनेबल स्टेटमेंट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट the auditor was not able to obtain sufficient provide basis provide a basis for an audit opinion and independent ethics, यानी कि अगर वो कोई चीज नहीं कर पा रहा है तो मेंशन करेगा कि मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे पाया क्योंकि जो मेरे ऑडिट ओपिनियन को करे, एक मतलब मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं कंपनी में, इस तरीके से उसे मेंशन
and state a statement confirming compliance with independence and other ethical requirements, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करा है। एट अ ग्लैंस, यानी कि कंप्लीट हो गया हमारा ऐसे, ठीक है, ये ओवरऑल है कि सबसे पहले चेक करो एरर्स और मिसइंफॉर्मेशंस, उसमें परसुएसिव और मटेरियल के बारे में पता करो, एंड देन मोडिफ जो भी ओपिनियंस रहते हैं उसके रिलेटेड करो, यानी कि यहाँ पे सिंपल ओपिनियन की ज़्यादा बात की है। Adherence to SS785 ensure that the auditor's opinion accurately reflect the limitation of error discovered during the audit, preserving trust in the financial ecosystem। ठीक, सिंपल है। 705 पूरा मॉडिफिकेशन की बात करता है, और यहाँ पे जो भी लिमिटेशन और एरर्स होता है उसके बेसिस पे क्या ओपिनियन जाएगा, क्या परवेसिंग्स रहेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसी के साथ हमारा 705 भी कवर अप हो गया, एंड हम 700 और 705 दोनों कंप्लीट कर लिया, वो भी सिर्फ 20 मिनट्स में। ओके, ओके, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, दोनों पे मिला के एक या दो ही क्वेश्चन आए हैं आज तक, ठीक है, पेपर में, लेकिन आगे आ सकते हैं, तो फिर बी केयरफुल। ठीक है, सबसे पहले ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसके अलावा ये एमसीक्यूज वगैरह में आता रहता है। ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक ये चैप्टर 8 जो है पूरा 7-8 सीरीज और कारो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर बार 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं, इसको प्रॉपरली करना। क्या कहते हैं, विच पैरास आर एप्रोप्रिएट एंड विच पैरास आर इनएप्रोप्रिएट विल ड्राफ्टिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ओके, पैरासिस की बात कर रहा है। सी आई रिसेंटली कोच सी फ्रॉम ऑन गोइंग थ्रू द वेरियस ऑल्टर ही ऑब्जर्व दैट द डिफरेंट फेस आर used to express unmodified opinion on the financial statement. On inquiring with the seniors, he got to know all those whereas and regarded to being equivalent. Okay, तो यहाँ appropriate audit evidence की बात कर रहा होगा, modif like whereas and inappropriate are appropriate or inappropriate for unmodified opinion। ठीक है, ठीक है, इस पे आते हैं। सबसे पहला appropriate and inappropriate of drafting in unmodified opinion financial statement with the required law regulation following regarding the basic equivalent. In our opinion, equivalent financial statement present fairly material misstated in accordance with the applicable financial reporting framework and gives true and fair view। यानी कि जो एक उसकी डेफिनेशंस होती है ना ऑडिटर की, कि उसको चेक करना है कि ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फेयरली अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना हो, और किसी भी तरह की और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हो, तो वही यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, ये वाला लाइन बताता है प्रेजेंट फेयरली मटेरियल रिस्पेक्ट, एंड ये बताता है कि गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, ये दो पॉइंट्स आते हैं अप्रोप्रिएट टेस्ट के। इन अप्रोप्रिएट में व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट पैरास विद द फोर्सिंग। ठीक है, सिंपल समझो इसमें क्या लिखना है आपको। क्रिएट में सिंपल लिखना है कि जहां पे लिखा हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है, तो वो अप्रोप्रिएटनेस होता है। या फिर लिखा हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो अप्रोप्रिएट का केस आ जाता है। और अनअप्रोप्रिएट आ जाएगा जहां उसने मेंशन किया हो कि not appropriate paras or such with a foregoing explanation and subject to in relation to the opinion suggests a condition with the weakening or modification of opinion। यानी कि सिंपल वहां जहां पे वो किसी भी तरीके का अनमोडिफाइड ओपिनियन दे, लाइक विथ फोर गोइंग कह दे या सब्जेक्ट टू कह दे, इस जगह पे क्या है, इनअप्रोप्रिएट पैरास होते हैं। ओके, यानी कि अगर हमें अप्रोप्रिएट बताना है और इनएप्रोप्रिएट बताना है, उसके बारे में मेंशन किया है। ठीक है, एक सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है। ओके, एक बार रीड कर लो और खत्म कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ज्यादा रिलेट नहीं करता है ये मोस्टली सेल्फ बेस पे ही लिखा हुआ है। ओके, सबसे पहला प्रेजेंट देखो, ये वाला तो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो ये वाला है ये सिर्फ रीडिंग बेस पे है कि ऐसे बस मेंशन करना होता है। ओके, तो इसको बस रीड कर लो प्रॉपरली, देन क्लियर हो जाएगा। दूसरा 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये कह रहा था कि auditor firm has decided to disclaim an opinion on the financial statement and seek your guidance on amendment should be made basis of opinion section and
element required by SS 700 which need not to include in the author's report. Write them suitability. यानी कि वो डिस्क्लेमर देना चाहता है और SS 700 के हिसाब से बताओ क्या बेसिस ओपिनियन में क्या क्या लिखेगा। तो बेसिस ओपिनियन में सिंपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन करेगा और स्टेटमेंट बता देगा अबाउट वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रूव्ड बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है, और इधर क्या लिखा है इन द गिवन केस के बारे में बता दिया पूरा कि वो बेसिस ऑफ ओपिनियन टू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहता है, यानी कि बेसिस ऑफ ओपिनियन की जगह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मेंशन कर देगा। एंड 700 कहता है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब करेगा एंड ऑडिटर एविडेंस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन सफिशिएंट प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर्स ओपिनियन, यानी कि एक स्टेटमेंट लिख देगा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में सिंपल। जैसे मैंने बताया था बेसिस ऑफ ओपिनियन में मोस्टली वही चीजें आती हैं जो जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, लाइक कि लॉज को फॉलो करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना और ethics को फॉलो करना या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करना, मोस्टली वही चीजें आती हैं। ओके, तो यही सिंपल सा था, ये दोनों क्वेश्चन थे। ओके, तो और 700 और 705 था। ठीक है, बहुत सिंपल ऐसे हैं दोनों, वर्डिंग्स का प्रॉब्लम्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन 2-3 बार रीड हो जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारा 705 कवर हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू।